ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आप क्लास 9th हिस्ट्री लेसन नंबर 3 नाज़ीवाद और हिटलर का उदय अध्याय पढ़ रहे हैं। आज की कक्षा में आप इस अध्याय का 5वां भाग पढ़ेंगे। आज की टॉपिक है नस्ली कल्पना लोक यानी यूटोपिया। तो बच्चों, कल की क्लास में आपने जाना कि विभिन्न नस्ल के लोगों के प्रति हिटलर की क्या सोच थी, और आज के इस टॉपिक में आप यह देखेंगे कि अपनी सोच को नाज़ियों ने किस तरह से लागू किया था, अपने विचारधारा को किस तरह से उन्होंने लागू किया था। इस बात को आप इसमें पढ़ेंगे। ये बहुत ही भयानक घटना है जिसको पढ़ने के बाद आप एक बार सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि क्या दुनिया में लोग नस्ल या समुदाय या विभिन्न सामाजिक भेदों के कारण से इतने ज़्यादा प्रभावित हो सकते हैं। तो यह जो है कि टॉपिक बहुत ही ध्यान से आप पढ़िएगा या समझिएगा। तो आइए हम लोग इस टॉपिक को देखते हैं कि इसमें किस तरह से नाज़ी लोगों ने, यानी जो हिटलर के समर्थक थे, जो हिटलर था, उसके लोगों ने किस तरह से युद्ध के साये में नाज़ी यानी वे अपने कातिलाना नस्लवादी कल्पनालोक या आदर्श विश्व का निर्माण करना शुरू कर दिए। तो जनसंहार और युद्ध नाज़ियों के लिए एक ही सिक्के के दो पहलू बन गए। तो आपको कल बताया था कि पोलैंड पर हमले के साथ ही दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया, और पोलैंड को पराजित करने के बाद हिटलर ने पोलैंड को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। पोलैंड के उत्तर पश्चिमी हिस्से का अधिकतर जो है कि क्षेत्र जर्मनी में मिला लिया गया। पोलैंड के लोगों को अपने घर और माल सब कुछ छोड़कर भागने पर मजबूर कर दिया गया, ताकि नाज़ी जो जर्मनी के कब्जे वाले यूरोप में रहने वाले जो जर्मनी के मूल निवासी हैं, जो जर्मन हैं, वहाँ उनको लाकर बसाया जा सके। इसके बाद पोलैंड वासियों को मवेशियों की तरह खदेड़कर जनरल गवर्नमेंट नामक दूसरे क्षेत्र में पहुंचा दिया गया। तो जर्मन साम्राज्य में मौजूद तमाम अवांछित तत्वों को, हालांकि वे अवांछित नहीं थे, लेकिन हिटलर के हिसाब से जो अवांछित तत्व थे उनको जनरल गवर्नमेंट नामक इसी इलाके में लाकर रख दिया जाता था, और पोलैंड के बुद्धिजीवियों को बड़े पैमाने पर मौत के घाट उतारा गया। यह पूरे पोलैंड के समाज को बौद्धिक और आध्यात्मिक स्तर पर गुलाम बना लेने की हिटलर की चाल थी। आर जैसे लगने वाले जो पोलैंड के बच्चे थे उनको उनके माँ बाप से छीनकर जांच के लिए नस्ल विशेषज्ञों के पास पहुंचा दिया गया, और अगर वे नस्ली जांच में कामयाब हो जाते तो उन्हें जर्मन परिवारों में पाला जाता, और अगर ऐसा नहीं होता तो उन्हें अनाथाश्रयों में डाल दिया जाता था, जहां उनमें से ज़्यादातर बच्चे मर जाते थे। तो आप यहाँ पर एक चित्र देखिए। ये भी चित्र जो है कि बहुत ही रोचक है, परेशान करने वाला है मन को। यहाँ पर इस चित्र में आपको एक मालवाहक गाड़ी दिखाई गई है, और इसमें आप देख सकते हैं कि यहूदियों को गैस चैम्बरों तक ले जाने के लिए इस गाड़ी का प्रयोग होता था। तो यहूदियों को मारने का जो मौत का सिलसिला शुरू होता है, अब उसको देखिए 3 चरणों में ये काम हिटलर के द्वारा किया जाता है। 3 चरण इसके हैं। तो पहला चरण है 1933 से 1939 तक का है, जिसमें जो गैर वांछित समुदाय के लोग, नस्लों के लोग थे,
या जिनको जो है कि वे आर्य नहीं मानते थे, उनका बहिष्कार किया गया। तो बहिष्कार जो है कि पहले चरण में शुरू हुआ। अब इस बहिष्कार को करने के लिए न्यूरेमबर्ग नागरिकता अधिकार कानून सितंबर 1935 को लागू किया गया। इस कानून में 4 प्रमुख बातें थीं, इसको समझ लीजिए। जो न्यूरेमबर्ग नागरिकता अधिकार कानून था, इसमें 4 प्रमुख बातें थीं। पहली बात, जर्मन या उससे संबंधित रक्त वाले व्यक्ति ही जर्मन नागरिक होंगे और उन्हें जर्मन साम्राज्य का संरक्षण मिलेगा। दूसरा, यहूदियों और जर्मनों के बीच विवाह पर पाबंदी लगा दी गई। तीसरा, यहूदियों और जर्मनों के बीच विवाहेतर संबंधों को अपराध घोषित कर दिया गया। और चौथा, यहूदियों द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराने पर पाबंदी लगा दी गई। और इसके अलावा जो है जर्मन साम्राज्य में कुछ और अन्य कानूनी भी उपाय किए गए, जिसमें यहूदी व्यवसायों का बहिष्कार करना था कि यदि यहूदी कोई व्यवसाय करता है तो उससे सामान नहीं खरीदनी है, उससे कोई संबंध नहीं रखना है। और दूसरा, सरकारी सेवाओं से उन्हें निकाला गया। और तीसरा जो है यहूदियों की संपत्ति की जब्ती की गई, यानी उनको जब्त कर लिया गया और उनकी बिक्री कर दी गई। इसके अलावा नवंबर 1938 के एक जनसंहार में यहूदियों की संपत्ति को तहस नहस किया गया, लूटा गया, उनके घरों पर हमले हुए, यहूदी प्रार्थना घर जला दिए गए और उन्हें गिरफ्तार किया गया। इस घटना को नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लास के भी नाम से जाना जाता है। इस टर्मिनोलॉजी को आप याद रखेंगे, नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लास। अब बच्चों, जो दूसरा चरण है यहूदियों के दमन का, वो है दड़बाबंदी यानी घेटवाइजेशन, जो कि 1940 से 44 के बीच लाया गया। और दूसरे चरण की प्रमुख बात क्या है? तुम्हें हमारे बीच रहने का कोई हक नहीं। पहले चरण में देखिए क्या था कि हमारे बीच तुम्हें नागरिकों की तरह रहने का कोई हक नहीं, और दूसरे चरण में तुम्हें हमारे बीच रहने का कोई हक नहीं है। तो सितंबर 1941 में सभी यहूदियों को हुक्म दिया गया कि वे डेविड का पीला सितारा अपनी छाती पर लगा कर रखेंगे। उनके पासपोर्ट, तमाम कानूनी दस्तावेज़ों और घरों के बाहर भी यह पहचान चिन्ह छाप दिया गया। और जर्मनी में यहूदी मकानों में और पूर्वी क्षेत्र के लोज एवं वारसा जैसे घेटो बस्तियों में कष्टपूर्ण और दरिद्रता की स्थिति में उन्हें रखा जाता था। वे बेहद पिछड़े और निर्धन इलाके थे। घेटों में दाखिल होने से पहले यहूदियों को अपनी सारी संपत्ति छोड़ देने के लिए मजबूर होना पड़ता था। यानी कि यदि वो घेटों में जाकर रहना भी चाहें तो जिस जगह पर रह रहे हैं, जहाँ पर उनकी संपत्ति है, घर मकान है, उसको वो वहाँ पर छोड़ के ही जाते थे, यानी छोड़ के जाना ही पड़ता था। और तीसरा चरण है, ये बहुत ही भयानक है। इसमें आप देख सकते हैं सर्वनाश का चरण 1941 के बाद। अब विचारधारा बिल्कुल बदल गई है। देखिए, इसमें है कि तुम्हें जीने का अधिकार नहीं है। तीसरे चरण में ये यहूदियों से कहा गया कि तुम्हें जीने का अधिकार नहीं है। और देखिए, इस चित्र में भागने की जो है कोशिश में उनको मौत मिलती थी। यातना गृहों के चारों तरफ लगी तारों में करंट दौड़ता था, जैसे वो भागते थे करंट से वो मर जाते थे। और गैस चैम्बर के बाहर कपड़ों के ढेर आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहूदियों को मौत के घाट उतारा गया। तो समूचे यूरोप के यहूदी मकानों, यातना गृहों और घेटों में रहने वाले यहूदियों को मालगाड़ियों में, जैसा कि मैंने ऊपर मालगाड़ी दिखाया था आपको, में भरकर मौत के कारखानों में लाया जाने लगा। पोलैंड तथा अन्य पूर्वी इलाकों में, मुख्य रूप से बेल्जिक
ऑस्विट्स, सोबिबोर, त्रेम्बलिंका, चेल्मनो तथा मायदानेक में उन्हें गैस चैम्बरों में झोंक दिया जाता था और औद्योगिक और वैज्ञानिक तकनीकों के सहारे बहुत सारे लोगों को पलक झपकते ही मौत के घाट उतार दिया जाता था। अब आप यहाँ पर एक यातना गृह भी देख सकते हैं, यहाँ पर उनको यातना दी जाती थी। इसके बाद जो है कि आप यहाँ पर और देखिए, ये जूते चप्पल आपको दिखाई दे रहे हैं। अंतिम समाधान से पहले कैदियों से छीने गए जूते, अंतिम समाधान का मतलब उनको मौत के घाट उतारने की बात है। और एक यातना गृह भी देखिए कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा है, यानी कि कैमरा मौत के मैदानों को भी खूबसूरत बना सकता है। तो ये मौत का मैदान है जो कि कैमरे की दृष्टि में कितना अच्छा है, लेकिन ये वास्तव में अच्छा नहीं था। अब इसके बाद हम लोग बच्चों अगली टॉपिक को देखते हैं कि नाज़ी जर्मनी में युवाओं की क्या स्थिति थी। यानी कि जब हिटलर का शासन था तब जो है युवाओं के बारे में उसकी सोच क्या थी, ये आपको समझना है। तो युवाओं में हिटलर की दिलचस्पी जो है, हिटलर की रुचि जुनून की हद तक पहुंच चुकी थी और उसकी सोच थी कि एक शक्तिशाली नाज़ी समाज की स्थापना के लिए बच्चों को नाज़ी विचारधारा की घुट्टी पिलाना जरूरी है। इसके लिए स्कूल के भीतर और बाहर दोनों जगह बच्चों पर पूरा नियंत्रण आवश्यक है, यह वह सोचता था। तो अब देखिए कि नाज़ी शासन के दौरान स्कूलों में क्या हो रहा था। तो तमाम स्कूलों में सफाई और शुद्धिकरण की मुहिम चलाई जा रही थी। यहूदी या राजनीतिक रूप से अविश्वसनीय दिखाई देने वाले शिक्षकों को पहले नौकरी से हटाया गया और बाद में उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। बच्चों को अलग अलग बिठाया जाने लगा। जर्मन और यहूदी बच्चे एक साथ न तो बैठ सकते थे और न खेल कूद सकते थे। बाद में अवांछित बच्चों को यानी यहूदियों, जिप्सियों के बच्चों और विकलांग बच्चों को स्कूलों से निकाल दिया गया और 40 के दशक में तो उन्हें भी गैस चैम्बरों में झोंक दिया गया। अब आप जो है यहाँ पर एक देख सकते हैं चित्र में स्कूल में क्या चल रहा है। इसको आप देखिए कि यहूदी विरोधी विषयों की पढ़ाई यहाँ पर हो रही है। अर्नस्ट हीमर न्यूरेमबर्ग में जो है कि ये चित्र बनाया गया है, अर्नस्ट हीमर द्वारा बनाया गया है। इसमें देखिए कि चित्र का शीर्षक है यहूदी नाक सिरे पर मुड़ी हुई है और यह अंग्रेजी के अंक 6 की तरह है। यानी यहूदियों के प्रति एक तरह से वही घृणा की भावना पैदा की जा रही है स्कूलों में। और अच्छे जर्मन बच्चों को नाज़ी शिक्षा प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था। अब नाज़ी शिक्षा प्रक्रिया क्या है? तो यह विचारधारात्मक प्रशिक्षण की एक लंबी प्रक्रिया थी। स्कूली पाठ्य पुस्तकों को नए सिरे से लिखा गया। नस्ल के बारे में प्रचारित नाज़ी विचारों को सही ठहराने के लिए नस्ल विज्ञान के नाम से एक नया विषय पाठ्यक्रम में शामिल कर दिया गया। और तो और गणित की कक्षाओं में भी यहूदियों की एक खास छवि गढ़ने की कोशिश की जाती थी और बच्चों को ये सिखाया जाता था कि वे वफादार व आज्ञाकारी बने, यहूदियों से नफरत करें और हिटलर की पूजा करें। तो खेल कूद के जरिए भी बच्चों में हिंसा और आक्रामकता की भावना पैदा की जाती थी। और हिटलर यहाँ पर ये मानता था कि मुक्केबाजी का प्रशिक्षण बच्चों को फौलादी दिल वाला, ताकतवर और मर्दाना बना सकता है। तो यानी कि जो वांछित श्रेणी के बच्चे थे उनको हिटलर किस तरह से नाज़ी विचारधारा से ओत-प्रोत कर देना चाहता था। तो जर्मन बच्चों और युवाओं को राष्ट्रीय समाजवाद की भावना से लैस करने की जिम्मेदारी युवा संगठनों को सौंपी गई और 10 साल की उम्र के बच्चों को युंग फ्रोक में दाखिल करा दिया जाता था।
युंग फ्रोग जो है 14 साल से कम उम्र वाले बच्चों के लिए नाज़ी युवा संगठन था और वहीं पर उनको सारा प्रशिक्षण दिया जाता था। तो 14 साल की उम्र में सभी लड़कों को नाज़ियों के युवा संगठन युंग फ्रोग, जिसको बाद में हिटलर बूथ कहा गया, उसकी सदस्यता लेनी पड़ती थी। और इस संगठन में वे युद्ध की उपासना करते थे, आक्रामकता व हिंसा जैसी चीज़ों को सीखते थे, लोकतंत्र की निंदा करना सीखते थे और यहूदियों, कम्युनिस्टों, जिप्सियों व अन्य अवांछितों से घृणा का सबक सीखते थे। तो इस तरह से आप देखेंगे कि जो हिटलर की युवाओं की प्रति सोच थी वो क्या थी। यहाँ पर बच्चों 2 स्रोत दिए गए हैं, 2 स्रोत में 2 घटनाएं हैं, स्रोत ग और घ, इसको आप पढ़ेंगे। नाज़ी यूथ लीग का गठन 1922 में हुआ। 4 साल बाद उसे हिटलर बूथ का नाम दिया गया और 1933 तक आते आते इस संगठन में 12.5 लाख से ज़्यादा बच्चे थे। तो युवा आंदोलन को नाज़ीवाद के तहत एकजुट करने के लिए बाकी सभी युवा संगठनों को पहले भंग कर दिया गया और बाद में उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया। अब इसके बाद आप कल की कक्षा में पढ़ेंगे मातृत्व की नाज़ी सोच क्या थी, यानी कि हिटलर और उसके अनुयायी मातृत्व के बारे में क्या सोचते थे। ये हम लोग कल के कक्षा में पढ़ेंगे। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।